परिचय, ग्रेटेस्ट सेल्समैन और बेटर पर्सन बनने की कहानी। सक्सेस होने की आपकी डिजायर आपके फेलियर के डर से बड़ी होनी चाहिए। आज आप जो बुक समरी सुनने जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगी। इसे सुनने के बाद आप दुनिया के किसी भी मार्केट में कुछ भी बेचने के टैलेंट को हासिल कर सकते हैं। बेकार लाइफ को शानदार लाइफ में बदल सकते हैं। ये बुक आपको एहसास कराएगी कि आप नेचर के सबसे बड़े मिरेकल हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि ये उनकी आज तक की पढ़ी गई सबसे इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग बुक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन, लेकर आया हूं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं ऑग मैंडिनो। ये दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसे एक्सपीरियंस्ड भी रीड कर सकते हैं और बिगिनर भी। इस किताब की हेल्प से एक सिंपल इंसान भी ग्रेटेस्ट बनने के सीक्रेट्स को जान सकता है। ये बुक आपको बताती है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ सक्सेस को फॉलो करते हैं तो आपके फेलियर भी आपको सक्सेस तक छोड़ कर आएंगे। इसलिए कभी भी फेलियर से घबराएं नहीं। इस छोटी सी किताब में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप काम करते हैं, आप कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं, आप जो अचीव करते हैं उसे रिटर्न करते हैं, तो आप जो सोचेंगे सब कुछ सच होता चला जाएगा। ये किताब करीब 60 साल पहले लिखी गई थी। इसमें जो स्टोरी है वो बिफोर क्राइस्ट की है, बट जो प्रिंसिपल्स उस टाइम के पीरियड में सच थे वे आज भी हैं। ये स्टोरी है हाफिज नाम के एक यंग मैन की, जो अपने मास्टर के ऊंट की देखभाल करता है। उसे अपनी लाइफ में हमेशा कमी नजर आती है, बट वो अपनी लाइफ को चेंज करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है। उसकी इसी एबिलिटी को चेक करने के लिए पैथ्रोस यानी उसका मास्टर उसे एक क्लोक सेल करने के लिए बैथलेहम भेजता है। क्लोक को आप एक लॉन्ग कोट या चोंगे की तरह समझ सकते हैं। क्योंकि ये स्टोरी करीब 2000 साल पहले के बैकग्राउंड में लिखी गई है, तो उस समय चोंगा फैंसी गारमेंट में से एक था। हाफिज को लगता है कि वो उस चोंगे को सेल करने में सक्सेस हो जाएगा, बट नहीं हो पाता। जब वो चोंगा बेचने में फेल हो जाता है तो फिर से अपने कारवां की तरफ लौटता है। रास्ते में उसे एक कपल दिखता है जिसके पास न्यूबॉर्न बेबी है। उस बेबी को ठंड से बचाने के लिए उस कपल के पास कुछ नहीं होता, तो हाफिज उस चोंगे से उस न्यूबॉर्न बेबी को ढक देता है। लेकिन रास्ते में वो सोचता आ रहा है कि वो अपने मास्टर से क्या कहेगा जब वो उससे चोंगे के बारे में पूछेगा। जब वो बेथलेहम से जेरूसलम के लिए लौट रहा होता है तो उसके साथ साथ एक चमकता सितारा भी चल रहा होता है। हालांकि हाफिज को ये पता नहीं होता। जब वो अपने मास्टर के पास जाता है तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। उसका मास्टर उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे 10 स्क्रॉल का एक बॉक्स देता है और उससे कहता है कि ये वही 10 स्क्रॉल्स हैं जिन्हें पढ़कर और लाइफ में अप्लाई करके वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बना। वो हाफिज को भी उसे पढ़ने की एडवाइस देता है। आप भी उन 10 स्क्रॉल की बताई गई बातों को गौर से सुने, जिस पर हम इस बुक समरी में आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन सकते हैं, साथ ही एक बेटर पर्सन भी। हाफिज का मास्टर उसकी किस बात पर खुश होकर उसे 10 स्क्रॉल का वो बॉक्स दे देता है, ये भी हम आगे अच्छे से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या सच में हाफिज उन 10 स्क्रॉल की हेल्प से ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन पाया। ये कहानी आपको अपने फिलोसफिकल मैनर में लाइफ के बहुत सारे जरूरी लेसन्स के बारे में बताती है। इस बुक ने काउंटलेस लोगों की लाइफ पर अपना इम्पैक्ट डाला है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड एक ऐसी बुक है जो सेल्समैनशिप और सक्सेस की फिलॉसफी के लिए एक शानदार गाइड है। ये बुक स्मॉल जरूर है, बट इसमें लाइफ के लिए बहुत बड़े लेसन्स हैं। बस आप एक बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि हम सब एक सेल्समैन हैं और हम अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाते हैं वो हमारी इस बात पे डिपेंड करती है कि हम खुद को कैसे सेल कर सकते हैं। इस बुक के राइटर ऑग मैडिनो अमेरिका के जाने माने स्पीकर्स में से एक हैं। उन्हें इंटरनेशनल स्पीकर हॉल ऑफ फेम में एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट भी किया गया है। उनकी ये बुक बेस्ट सेलर रह चुकी है। अब तक इस बुक की 14 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। जब ये बुक 1968 में पब्लिश हुई थी, तब
ऑग मेडिनो दुनिया के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले मोटिवेशनल एंड सेल्फ हेल्प ऑथर थे। अगर आपके पास बहुत सारी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, बट उसके बाद भी आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस बुक को पढ़कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, इस बुक के अगले चैप्टर पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हाफिज की स्टोरी। हाफिज का रिटायरमेंट। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है ओल्ड हाफिज से। आपको लग रहा होगा कि अभी तो यंग हाफिज बोला था, ओल्ड हाफिज कहां से आ गया? तो ओल्ड हाफिज ही हमें यंग के पास भी ले चलेगा। हाफिज कॉपर के बने आईने के सामने खड़े होकर खुद को बड़े ध्यान से देख रहा है। सडनली उसे फील होता है कि अब सिर्फ आंखों में ही जवानी बची है। वो एक मार्बल के बने बड़े फर्श पर अचानक चलने लगता है। उस हॉल की सीलिंग पर सिल्वर और गोल्ड से पॉलिश की हुई है। हाफिज के उस पैलेस को देखकर कोई भी इजीली गैस कर सकता है कि उसके पास बेशुमार दौलत है। सडनली उसे कुछ याद आता है और वो अपने गार्डन से होते हुए अपने गोडाउन के अंदर एंटर करता है, जो करीब उसके पैलेस से 500 स्टेप्स की दूरी पर था। उसके मेन गेट की कुछ दूरी पर उसका अकाउंटेंट इरास्मस इस तरह से खड़ा था जैसे वो हाफिज का ही वेट कर रहा हो। वो अपने मास्टर को देखते ही उसे सलाम करता है। हाफिज उसके सलाम का जवाब एक से देते हुए चुपचाप चलता रहता है। इरास्मस भी उसे फॉलो करने लगता है। हाफिज उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ट्रकों से सामान अनलोड हो रहे थे और काउंट करके उन्हें रखे जाने का काम किया जा रहा था। इरास्मस मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके मास्टर ने उसे इस जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। हाफिज एशिया से आए शानदार कपड़े, लेदर, हनी, ऑयल को ट्रक से उतरते देख रहा है। अरब से आई अदरक, दालचीनी, कॉस्टली स्टोन्स, इजिप्ट से आया ग्रेनाइट, यूनान की पेंटिंग और ग्रीक की मूर्तियों को एक पारखी नजर से देख रहा है। तभी वो पास जाकर प्लम्स, एप्पल, पनीर और अदरक की स्मेल लेता है। अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो अपने अकाउंटेंट इरास्मस को खड़ा पाता है। इरास्मस अभी भी हाफिज के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज हाफिज ऐसे क्यों दिख रहे हैं। हाफिज सामान को उतरते देख रहा था। इरास्मस को लगता है कि शायद वो माल को चेक कर रहे हैं, इसलिए इरास्मस हाफिज के बिना पूछे ही बोल पड़ता है, सब कुछ ओके है मास्टर? इस पर हाफिज का क्वेश्चन होता है कि अपने खजाने में कितनी दौलत जमा हो गई है। इरास्मस उनसे कहता है कि ये समझ लीजिए कि इतनी है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट करीब 7 करोड़ गोल्ड कॉइंस होंगी। फिर हाफिज का अगला क्वेश्चन होता है, अगर अपने गोडाउन और बड़ी शॉप में रखे सारे सामान को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? इरास्मस कहता है कि अभी कुछ ऐसा करेक्टली तो नहीं बताया जा सकता, बट आप ये समझ लीजिए कि उसकी कॉस्ट वैल्यू 3 करोड़ गोल्ड कॉइंस के बराबर होगी। तभी हाफिज इरास्मस से कहता है कि अब माल खरीदना बंद कर दो, अपने पास जो भी है सब सेल कर दो और उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। अकाउंटेंट शॉक्ड रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हाफिज के साथ आज क्या हो गया है, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तब अकाउंटेंट इरास्मस कहता है कि मास्टर, मैंने आज तक सिर्फ आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स किया है, मैंने कभी आपसे क्वेश्चन नहीं किया। बट मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आखिर आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब हाफिज उसे जवाब देने के बजाय उससे एक क्वेश्चन करता है कि माय डियर फ्रेंड, जब मैंने तुमको कई साल पहले अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए चुना था, तब मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन किया था? इरास्मस उनसे कहता है कि हर साल जो भी प्रॉफिट हो उसका 50% निकाल कर गरीबों में बांट दो। हाफिज अपना अगला क्वेश्चन करता है, उस टाइम तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं बिजनेस में इडियट इंसान हूं? इरास्मस कहता है कि उसने उस समय सोचा था कि शायद आगे बिजनेस चौपट हो जाएगा। हाफिज फिर उससे क्वेश्चन करता है कि क्या अभी भी तुम्हें वैसा ही लगता है? इरास्मस नो में अपना सर हिलाता है। फिर अचानक हाफिज अपने अकाउंटेंट से कहता है कि आज वो जो फैसला लेने वाला है उसे वो गौर से सुने। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब उसे अपनी वाइफ लीशा के पास जाने की तैयारी करनी है। उसकी वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी थी। शायद उसे लगने लगा था कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वो अपने अकाउंटेंट से अपनी सारी दौलत शहर के गरीबों में बांट देने के लिए कहता है। वो अपनी बची लाइफ के लिए उतना रखेगा जिससे वो पीसफुली रह सके। उसकी कई बड़ी शॉप थी, वो उन्हें
उन शॉपकीपर के नाम कर देने का ऑर्डर देता है जो प्रेजेंट टाइम में उसे चला रहे थे। हर एक शॉपकीपर को 5,000 गोल्ड कॉइन भी देने के लिए कहता है, जिससे वो अपनी शॉप के लिए सामान खरीद कर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। आखिर में वो इरास्मस से कहता है कि माय डियर फ्रेंड इरास्मस, मैंने तुम्हें एक एम्प्लॉय से ज्यादा अपना फ्रेंड माना। तुमने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी सर्विस दी। तुम भी अपने नाम से 50,000 गोल्ड कॉइन्स निकाल लो। ये तुम्हारी ऑनेस्टी का अवार्ड है। जब तक बरसों पुराना खुद से किया गया प्रॉमिस पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद मैं ये पैलेस और गोडाउन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मैं जल्द ही अपनी लीशा से मिलने के सफर पर निकलने वाला हूँ। जब इरास्मस उससे उसका लास्ट प्रॉमिस पूछता है, तो हाफिज उससे कल मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। तो आइए आगे की स्टोरी के लिए हम भी चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। बंद कमरे का राज। अकाउंटेंट इरास्मस फटाफट अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को पूरा कर देता है। सभी शॉप के नए ओनर्स को ओनरशिप सर्टिफिकेट रेडी कर दिए जाते हैं। हाफिज के सभी 10 मैनेजर्स उसके रिटायरमेंट की न्यूज सुनकर शॉक्ड हैं। पूरी कंट्री में ये न्यूज फैल जाती है कि दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन और सबसे पावरफुल बिजनेसमैन ने अपनी मेहनत से कमाई दौलत बांट दी। इरास्मस हाफिज के पास आकर कहता है कि उसके सभी गोडाउन खाली हो गए हैं, सभी शॉप से हामिद के नाम के बोर्ड उतार लिए गए। इरास्मस इतना कहते ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन हाफिज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इरास्मस से कहता है कि माय डियर फ्रेंड, टेंशन मत लो। इतना कहकर वो उसे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। हाफिज अपने उस गोडाउन की तरफ चल देते हैं जिधर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। 24 घंटे उसके बाहर गार्ड तैनात रहते थे, लेकिन जब इरास्मस वहां पहुंचता है तो वहां उसे एक भी गार्ड दिखाई नहीं देता। वो शॉक्ड रह जाता है। ये वो गोडाउन था जिसकी तरह तरह की कहानियां थीं, जैसे इसमें हीरे जवाहरात भरे हैं, कई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो रेयर हैं। कुछ तो कहते थे कि इसमें हाफिज का हरम है जिसमें वो अपने लिए लड़कियां रखता है। बट जब हाफिज उसका डोर ओपन करता है तो वो पूरी तरह से खाली होता है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जो लेदर से कवर्ड है। इरास्मस को खुद पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसने भी किसी खजाने की उम्मीद कर रखी थी। हाफिज उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें 10 स्क्रॉल थे। लेदर पर कुछ लिखा हुआ था। उसे देख इरास्मस को कुछ भी समझ नहीं आता। स्क्रॉल यानी एक कैटलॉग या उसे एक लिस्ट की तरह समझ सकते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है। हाफिज इरास्मस से बताता है कि अगर ये कमरा डायमंड और गोल्ड से भी भरा होता तो इन स्क्रॉल से उनकी कीमत कम होती, क्योंकि आज तक मैंने जो भी सक्सेस, हैप्पीनेस, प्यार और प्रॉपर्टी बनाई थी, सब कुछ इन्हीं स्क्रॉल्स की देन है। ये बॉक्स उसे किसी ने दिया था जिसका एहसान हाफिज आज तक मानता है। इरास्मस को कुछ समझ में नहीं आता कि उस स्क्रॉल में ऐसा क्या है कि जिसकी कीमत डायमंड और गोल्ड से भी ज्यादा है। तब हाफिज उसे बताता है कि इन 10 स्क्रॉल में से एक को छोड़कर बाकी सभी में प्रिंसिपल ऑफ सेल है, यानी बेचने का सिद्धांत। पहले स्क्रॉल में वे सीक्रेट्स हैं जिसे पूरी हिस्ट्री में कुछ गिने चुने जीनियस लोगों को ही दिया गया है, यानी पहली लिस्ट में सीखने का वो तरीका बताया गया है जिसकी हेल्प से बाकी की लिस्ट को सीखा जा सकता है। इरास्मस फिर उससे एक सवाल करता है कि मास्टर, अगर इन लिस्ट में ऐसा है तो आपने इनके बारे में अपने उन लोगों को क्यों नहीं बताया जो आपके लिए सेल करने का काम करते थे? अगर आप उन्हें ये बता देते तो आपका सामान और ज्यादा बिकता और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता। तब हाफिज जवाब देता है कि जब उन्हें ये लिस्ट दी गई थी तो उनसे एक प्रॉमिस लिया गया था, ये किसी को नहीं देना, सिर्फ एक इंसान के। और ये भी कहा गया था कि इसमें लिखी बातों को अपनी लाइफ में तब तक उतारना जब तक कि कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जिसे रियल में हेल्प और गाइड की जरूरत हो। फिर वो आगे इरास्मस को बताता है कि इसलिए मेरे जो फैसले होते थे वो दूसरों को अजीबोगरीब और इम्पॉसिबल लगते थे, बट वे इस स्क्रॉल की बताई गई बातों की वजह से सक्सेस होते थे। इरास्मस उनसे पूछता है कि आखिर वो आदमी कब आएगा? जब इतने साल तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? तब हाफिज इरास्मस से पूरे विश्वास से कहता है, यस, आएगा। हाफिज फिर से उन स्क्रॉल को उसी तरह बॉक्स में रखकर लॉक कर देता है। फिर वो इरास्मस से एक क्वेश्चन करता है कि
उस आदमी के आने तक क्या तुम मेरे साथ रहोगे इरास्मस? इरास्मस यस में अपना सर हिलाकर अपना एग्रीमेंट देता है। वो उस हॉल से इस तरह निकल जाता है जैसे उसके मास्टर ने उसे जाने के लिए ऑर्डर दिया हो। उसके जाने के बाद हाफिज उस स्क्रॉल को फिर से वैसे ही रखकर बाहर का मेन गेट बंद करके अपने महल की ओर चल देता है। उस दिन उस ओल्ड मैन के फेस पर एक अजीब सी चमक थी। वो दूर की झीलों और रेगिस्तान से आती एक खुशबू को फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी हो। अपने पैलेस के टॉप पर खड़ा मुस्कुराता अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। आपको भी ये लग रहा होगा कि आखिर हाफिज के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? उसे वे स्क्रॉल कैसे मिले होंगे? वो इतना बड़ा आदमी कैसे बना होगा? क्या वो स्क्रॉल आपको भी मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि ये बुक पूरी दुनिया को उन्हीं स्क्रॉल के बारे में बताने के लिए है। तो इसके लिए हमें हाफिज की आगे की स्टोरी जाननी होगी, और इसके लिए हमें अपने अगले चैप्टर पर चलना होगा। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। यंग हाफिज और उसके सेल्समैन बनने की कहानी। अब इस चैप्टर से स्टोरी यंग हाफिज की तरफ मुड़ जाती है, यानी कहानी फ्लैशबैक में पहुंच चुकी है। और ऑलिव के पहाड़ पर कड़कड़ाती ठंड है। जेरूसलम के किद्रोन घाटी के पास बेथ पेज विलेज के पास पलमीरा का बिजनेस कारवां रुका हुआ है। सूरज ढल चुका है। सभी सेल्समैन टायर्ड हैं और चुपचाप लेटे हुए हैं। उनके घोड़े भी ऑलिव और पिस्ता लीफ के मजे ले रहे हैं। इतनी ठंड है कि ऊंट और खच्चर एक दूसरे से सटे हुए बैठे हैं, जिससे वो अपनी बॉडी को गर्म कर सकें। सारे टेंट में खामोशी छाई हुई है, बट एक बड़े से टेंट में एक इंसान का शैडो इधर उधर चहलकदमी कर रहा है। उसका नाम है पैथ्रोस। टेंट के अंदर उसके सामने एक यंग मैन बैठा हुआ है। शायद उसी की किसी बात को सोचते हुए पैथ्रोस चहलकदमी कर रहा है। अचानक उस लड़के से वो कहता है कि हाफिज, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन आज जो तुमने ये अजीब सी रिक्वेस्ट की है, इससे मैं शॉक्ड हूँ। वो हाफिज से फिर से अपनी इस रिक्वेस्ट को रिपीट करने के लिए कहता है। यंग हाफिज कहता है कि अब वो एक ऊंट वाला बनकर नहीं रहना चाहता। वो भी हदाद, साइमन, सालेब और दूसरों की तरह सेल्समैन बनना चाहता है। वो भी अपने खच्चर पर माल लाद कर सेल करना चाहता है। आखिर एक ऊंट वाले की औकात ही क्या होती है? वो आगे कहता है कि वो भी सेल्समैन बनकर दौलत और सक्सेस हासिल करना चाहता है। तब पैथ्रोस हाफिज से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि सेल्समैन बन जाओगे तो तुम्हें दौलत और सक्सेस मिल जाएगी? तब हाफिज कहता है कि वो कई लोगों से सुन चुका है कि सेल्समैन का प्रोफेशन किसी को भी रिच बना सकता है। पैथ्रोस फिर उससे क्वेश्चन करता है कि तुमको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि तुम दूसरों की तरह माल सेल कर सकते हो? तब वो कहता है कि अगर आपको उस सालेब पर ट्रस्ट है कि वो प्रिंसिपल ऑफ सेल के बारे में सीख सकता है, जिसे पूरे लोग इडियट बोलते हैं, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? तब पैथ्रोस उससे फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ सेल पर मास्टरी कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या होगा? वो कहता है कि आप एक महान सेल्समैन हैं। आपने सेल्समैनशिप में मास्टरी करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपसे भी ग्रेट सेल्समैन बनूं, यानी दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन। पैथ्रोस उस एम्बिशियस लड़के के चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। फिर उससे एक और क्वेश्चन करता है कि तुम इतनी दौलत का क्या करोगे? हाफिज जवाब देता है कि वो भी वही करेगा जो आप करते हैं। मैं अपनी फैमिली को दुनिया की शानदार चीजें खरीद कर दूंगा। बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दूंगा। पैथ्रोस इतना सुनने के बाद तुरंत उससे कहता है कि मेरे बेटे, दौलत तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। तुम बात तो कहीं कहीं सही करते हो, बट ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। सच्ची दौलत दिल की दौलत होती है, वॉलेट की नहीं। हाफिज के उस एम्बिशन में पैथ्रोस को कहीं ना कहीं लालच दिख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आता है और हाफिज से पूछता है कि तुम पैसे कमाने और अपनी फैमिली को महंगी चीजें गिफ्ट करने की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो है ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने ही तो तुम्हें अडॉप्ट किया था। तब वो कालनेह की बेटी के बारे में बताता है। तब पैथ्रोस को समझ आ जाता है कि मैटर प्यार का है, यानी वो प्यार में बगावत करने पर उतर आया है।
तब पैथ्रोस उससे कहता है कि तुम जैसे गरीब लड़के से इतना बड़ा इंसान क्यों अपनी बेटी की शादी करेगा। हाफिज कहता है कि इसलिए तो वो पैसा कमाना चाहता है। पैथ्रोस उस प्यार में पड़े आशिक की आंखों में दीवानापन देख लेता है। वो अब एक सिपाही बन चुका था। पैथ्रोस उससे कहता है कि डोंट वरी, तुम अपना सेल्समैन का करियर स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाफिज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे थैंक्स बोलता है। पैथ्रोस उससे कहता है कि अभी फिलहाल अपना थैंक्स अपने पास रखो, क्योंकि जो मेरी हेल्प होगी वो बहुत छोटी होगी, बट तुम्हारे करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए पहाड़ काटने जैसी मेहनत करनी होगी। हाफिज के चेहरे से सारी रौनक गायब हो जाती है। वो पैथ्रोस से पूछता है कि क्या आपके प्रिंसिपल भी मुझे ग्रेटेस्ट सेल्समैन नहीं बना पाएंगे। पैथ्रोस कहता है कि बना तो सकते हैं, बट क्या तुम बन पाओगे? जब तुम दूर देश में अकेले सामान बेच रहे होगे और तुम पूरे दिन में एक भी सेल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें पश्चाताप होगा। तुम्हें बीच बीच में लगेगा कि तुमने इस करियर को चुनकर गलती कर दी। जब लोगों को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते देखोगे तो तुम्हें लगेगा काश मैं भी आज अपने घर में होता। सेल्समैन बनने की राह इतनी आसान नहीं है। हाफिज पर उसकी बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ सेल्समैन बनने का सपना देख चुका था। उसे वो पूरा करना चाहता था। वो पैथ्रोस से कहता है कि मैं किसी भी हालात में दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा। पैथ्रोस उसे एक क्लोक यानी चोंगा देता है और बोलता है जाओ, ये सेल करके आओ, आज से तुम्हारी सेल्समैन की जर्नी स्टार्ट होती है। तो आइए इसी के साथ अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं और हाफिज सेल्समैन के साथ आगे क्या होता है जानते हैं। चोंगा नहीं बिका, लेकिन चमकता स्टार मिला। हाफिज एक जगह पर उदास बैठा हुआ है। वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने सेल्समैन का प्रोफेशन चुनकर गलत कर दिया। उसे बेथलहेम आए करीब 4 दिन हो गए थे। वो अभी तक उस चोंगे को सेल नहीं कर पाया था। उसे भूख का एहसास होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ लंच कर रहा है, बट उससे वो खाना खाया नहीं जा रहा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अंदर ही अंदर खुद से कई क्वेश्चन कर रहा है। वो खुद को कोस रहा है। उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो 4 दिन में एक चोंगा तक सेल नहीं कर सका, वो भी ब्रांडेड चोंगा। जी हाँ, पैथ्रोस का ब्रांड पूरे दुनिया में फेमस था। उस चोंगे में एक स्टार लटका था, जो दुनिया के बेहतरीन आर्टिशियंस की निशानी थी। उसके आगे पैथ्रोस का नाम लिखा था, जो एक ट्रस्टेड ब्रांड होने की निशानी थी। बट उसके बाद भी वो चोंगा सेल नहीं कर पाया था, इसलिए वो सारी गलती खुद को दे रहा था। यहाँ तक कि पैथ्रोस ने हाफिज से ये भी कह दिया था कि उसे उस चोंगे की कीमत सिर्फ एक सिल्वर कॉइन दे देना, बाकी जो कमाना अपने पास रख लेना। उसने अपनी प्राइस खुद फिक्स की थी, फिर भी वो उस चोंगे को सेल नहीं कर पाया। फिर उसने अगले दिन चोंगे को बेचने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसमें लोगों को क्या दिखता था कि ज्यादातर लोग उसे देखते ही अपना डोर क्लोज कर लेते थे। उसे डाउट हुआ कि क्या दूसरे सेल्समैन से उसकी प्राइस ज्यादा है। उसने थोड़ी प्राइस कम करके भी बेचने की कोशिश की, लेकिन चोंगा सेल नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका था। वो सेल्समैन के करियर को छोड़ने का मूड बना रहा था। मन ही मन कुछ सोच रहा था कि तभी उसे फिर कार्लनेही की बेटी लीशा की याद आई। अगर वो बड़ा आदमी नहीं बना तो लीशा को पाना मुश्किल है। फिर हिम्मत करके वो नेक्स्ट डे भी चोंगा बेचने निकलता है, बट अगले दिन भी उसका चोंगा नहीं बिका। आज तो उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। वो एक आदमी जो चोंगा सेल करने की कोशिश कर रहा था, बट वो उससे प्राइस कम करने के लिए बोल रहा था। जब उसने प्राइस कम नहीं किया तो उसने गुस्से से उसका चोंगा उसके मुंह पर फेंक दिया। हाफिज के लिए ये एक इंसल्ट थी। इस इंसिडेंट से हाफिज और होपलेस हो गया था। उसके पास अब रहने और खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। वो अब एक केव के पास जाता है। वो वहीं रात काटना चाहता था, फिर अगले दिन वहीं से जेरूसलम की ओर निकल जाएगा। वो अपने खच्चर को केव के पीछे बांध देता है और खुद इस खाली पड़ी केव में लेट जाता है। वो किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे बगल वाले केव से एक हल्की सी रोशनी आती दिखती है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि चोर आ गए। अगर चोर उसका चोंगा चोरी कर लेंगे तो पैथ्रोस उस पर गुस्सा करेगा। वैसे ही वो उसके इस करियर पर डाउट कर रहा था। अगर चोंगा चोरी हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
वो चुपचाप उस दूसरी गुफा में एक क्रैक यानी दरार के सहारे देखने की कोशिश करता है। वहां उसे एक गरीब कपल दिखाई देता है जो होपलेस बैठे अपने न्यू बॉर्न बेबी को देख रहे थे, जो उनके सामने जमीन पर लेटा हुआ था। उसे वे दोनों बड़े ध्यान से देख रहे थे। हाफिज देखता है कि ठंड की वजह से बच्चा सिकुड़ रहा है। उन दोनों कपल के पास भी इतने कपड़े नहीं थे कि उस बच्चे को अच्छे से ढक सकें। हाफिज जाकर उस बच्चे के पास बैठ जाता है। बच्चे की माँ ने बच्चे को अपने आंचल से ढकने की नाकाम कोशिश की थी। वो उस आंचल से आधा ही ढक पाया था। बच्चे की हालत देखकर हाफिज केव से बाहर निकल जाता है। वो खच्चर के पास जाकर उस चोंगे को उतार लाता है। वो उस चोंगे को अपने हाथ में लेकर बहुत बारीकी से देख रहा है। सच में वो चोंगा बहुत ही अच्छा है। अगर उसका ख्याल रखा जाए तो वो बहुत दिनों तक चल सकता है। उसे देखते हुए वो आखिरी बार सोचता है कि जब ये इतना अच्छा है तो आखिर बिका क्यों नहीं। फिर वो उसको लेकर उस जगह जाता है जहां वो बच्चा लेटा हुआ है। वो बच्चे को ठंड से ठिठुरता देखता है तो उस चोंगे से उस बच्चे को अच्छे से ढक देता है। ये देखकर उस बच्चे की माँ उसे प्यार से किस करती है, उसे दुआएं देती है। अचानक वो देखता है कि उसके ठीक सिर के ऊपर एक स्टार चमकने लगता है। हाफिज ने अपनी पूरी लाइफ में इतना चमकदार स्टार कभी नहीं देखा था। पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो थोड़ी देर और ठहर कर कुछ सोचता है। फिर वो अपने खच्चर को लेकर अपने कारवां की ओर चल देता है। उसने तय कर लिया था कि वो फिर से जेरूसलम अपने कारवां की ओर लौट जाएगा और सेल्समैन के प्रोफेशन को छोड़कर फिर से जानवरों की देखभाल करना स्टार्ट कर देगा। तो आइए आगे की स्टोरी को जानने के लिए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं। हाफिज फिर से अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाता है। हाफिज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मेन रोड पर आ जाता है। वो चलते हुए कुछ सोच रहा है। वो खुद को एक फेल सेल्समैन डिक्लेयर कर चुका है। उसका सिर शर्म से झुका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो स्टार अभी भी उसके ऊपर चमक रहा है। लेकिन हाफिज अब उस स्टार को नहीं देख पा रहा है। वो उससे बिल्कुल अनजान है। उस स्टार की लाइट से रात के अंधेरे में भी रास्ता डे लाइट जैसा दिख रहा है। हाफिज चलता हुआ मन ही मन खुद से सवाल कर रहा है कि उस बच्चे को चोंगा देकर उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की। वो तो उस कपल को जानता भी नहीं था। फिर उसने वो चोंगा क्यों दे दिया? क्या वो उसका था? वो तो किसी और का था। उसकी हिफाजत करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उसे कुछ देना था तो अपना देता। उसे किसी और की चीज नहीं देनी थी। अब उसे एक और टेंशन होने लगी। अगर पैथ्रोस उस चोंगे के बारे में पूछेगा तो वो क्या बताएगा? जब पैथ्रोस सुनेगा कि उसने किसी अनजान को चोंगा दे दिया तो वो बहुत गुस्सा होगा। एक सेल्समैन होकर फ्री में दे दिया। पैथ्रोस को बहुत बुरा लगेगा। दूसरे सेल्समैन को जब ये बात पता चलेगी तो वो उसे इडियट बोलेंगे, उस पर हंसेंगे। फिर वो सोचता है कि अगर ये बात ना बताकर वो पैथ्रोस से कोई और बात बताए तो कैसा रहेगा। वो मन ही मन कुछ स्टोरी बनाने लगता है। आगे तो वो सोचता है कि वो पैथ्रोस से ये बता देगा कि वो चोरों का इलाका था, चोंगा चोरी हो गया। बट अगले ही पल वो अपने सवाल का जवाब भी देता है कि अगर वो ऐसा कहेगा तो पैथ्रोस क्या उस पर यकीन करेगा? वो उस पर लापरवाही का आरोप लगाएगा। उसके दिमाग में बहुत सारी कहानियां आ रही थीं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी किस स्टोरी को पैथ्रोस को सुनाए कि वो उस पर बिलीव कर ले। इतना सोचते सोचते वो कारवां तक पहुंच जाता है। पैथ्रोस अपने टेंट में बैठा हुआ है। वो हाफिज की तरफ देख रहा था क्योंकि स्टार से जो रोशनी निकल रही थी वो दूर से ही दिखाई दे रही थी। पैथ्रोस उसे बहुत दूर से देख रहा था। अचानक वो देखता है कि हाफिज सामने खड़ा है। उसके सर पर वो स्टार चमक रहा है। वो ये तो देख रहा था कि स्टार चमकता हुआ चल रहा है, बट उसे ये बिलीव नहीं था कि वो स्टार हाफिज के सर पर चमक रहा था। वो हाफिज को देखते ही उससे पूछता है कि जब तुम बेथलेहम में थे तो क्या तुमने किसी अजीब घटना को होते देखा था? हाफिज नो में आंसर करता है। उसे लगता है कि पैथ्रोस अचानक उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसे तो इससे ज्यादा चोंगे में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पैथ्रोस अचानक उठता है और उसके खच्चर के पास जाता है। वहां वो उस चोंगे को ना देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हाफिज ने चोंगे को सेल कर दिया। उसने अपनी सेल्समैन की पहली कमाई हासिल कर ली। वो हाफिज को जैसे ही वेल्डन बोलने वाला होता है कि हाफिज की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो रोने लगता है।
पैथ्रोस ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी हाफिज कहता है कि मास्टर, मैं फेल हो गया। पैथ्रोस को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब हाफिज उसे उस कपल और न्यू बॉर्न बेबी की कहानी सुनाता है। उसने कोई बहाना या झूठ की स्टोरी सुनाने से अच्छा सच को बताना समझा। बताने के बाद थोड़ी देर के लिए उस टेंट में खामोशी पसर जाती है। हाफिज अपने मास्टर से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसके पास जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। वो बोलता चला जा रहा था कि वो जानवरों की देखभाल करने के ही काबिल है। उसने सेल्समैन बनने का गलत सपना देखा था। वो सेल्समैन नहीं बन सकता क्योंकि उसमें सेल्समैन बनने की काबिलियत नहीं है। यहाँ पैथ्रोस को गुस्सा करना चाहिए था या उससे कुछ और पूछना चाहिए था, लेकिन वो जो पूछता है उससे हाफिज शॉक्ड रह जाता है। पैथ्रोस हाफिज से पूछता है कि तो तुम्हें कुछ प्रॉफिट हुआ? हाफिज जवाब देता है, नहीं मास्टर। पैथ्रोस कहता है कि उसे आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। जो सितारा तुम्हारा पीछा करते हुए आया है वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। वो हाफिज से कहता है कि पलमीरा लौटने पर वो उसे कुछ सीक्रेट्स बताएगा। फिलहाल अभी सेल्समैन का कारवां लौटने वाला है। उनके जानवरों की देखभाल करनी है, इसलिए उसे जाने का ऑर्डर देता है। हाफिज को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि पैथ्रोस उस पर गुस्सा करेगा, उसे बाहर निकाल देगा। हाफिज अपने पुराने काम को फिर से ज्वाइन करने के लिए टेंट से बाहर निकलता है। हाफिज के साथ आया हुआ सितारा अभी भी चमक रहा है। पैथ्रोस उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि उसकी रोशनी से उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो अचानक जोर से चिल्लाता है। हाफिज उसकी आवाज को सुनकर भागते हुए टेंट में आता है तो देखता है कि पैथ्रोस चुपचाप लेटा हुआ है। जब वो जाने लगता है तो पैथ्रोस उसे रोक कर कहता है कि जाओ, आराम से सोना, तुम फेल नहीं हुए हो। हाफिज चला जाता है। सितारा अभी भी उसी तरह चमक रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए हम अपने अगले चैप्टर पर चलेंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। जब हाफिज को स्क्रॉल्स मिल जाते हैं। कारवां को पलमीरा के हेड ऑफिस पर लौटे करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। हाफिज अपनी घास के बने बेड पर लेटा हुआ है। तभी कोई आता है और उसे जगाकर कहता है कि पैथ्रोस ने उसे बुलाया है। हाफिज पैथ्रोस के बड़े से बेडरूम में एंटर करता है। वहां जो वो देखता है उस पर उसे बिलीव नहीं होता। पैथ्रोस की हालत बिगड़ चुकी है। वो किसी तरह से तकिए का सहारा लेकर बेड में टेक लेता है। वो पूरी तरह से बूढ़ा और बीमार दिखने लगा है। वो हाफिज को इशारे से बेड पर बैठने के लिए कहता है। उसकी आवाज पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है। वो हाफिज से क्वेश्चन करता है कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें सोचने के लिए करीब 2 हफ्ते मिले। क्या तुम अभी भी एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिज का आंसर यस होता है। पैथ्रोस उससे कहता है कि उसे लगता था कि वो उसके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन उसकी हालत से ऐसा नहीं लगता कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। वो कहता है कि अब उसे मौत दिखाई देने लगी है। अब उसके पास बहुत कम टाइम है। वो अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालने के लिए हाफिज से कहता है। हाफिज झुककर बेड के नीचे से एक बॉक्स बाहर निकालता है। पैथ्रोस बताता है कि उसने कभी किसी एक मुसाफिर को कुछ डकैतों से बचाया था, जिसके बाद वो मुसाफिर उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसका स्वागत अपनी एक फैमिली मेंबर की तरह किया था। फिर उसे अवार्ड में ये बॉक्स दिया गया था। इस बॉक्स में 10 स्क्रॉल्स हैं। हर पर नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट में सीखने का सीक्रेट है। बाकी स्क्रॉल में सील का सीक्रेट और प्रिंसिपल्स हैं। वो बताता है कि उन लोगों ने उन्हें स्क्रॉल को अच्छे से समझाया था। हालांकि फिर बाद में उसने उन स्क्रॉल्स के एक एक वर्ड को अच्छे से याद कर लिया था। जब उसने अच्छे से उन स्क्रॉल्स को समझ लिया था तो उसे ये बॉक्स दिया गया था। साथ ही एक प्रॉमिस के साथ उसे एक लेटर भी दिया गया था। वो प्रॉमिस थी कि जब वो यहाँ से काफी दूर चला जाएगा तभी इस लेटर को ओपन करेगा। साथ ही उसे एक वॉलेट दिया गया था जिसमें गोल्ड की 50 कॉइन थी। बट उन्होंने उससे एक प्रॉमिस भी लिया था कि वो इन स्क्रॉल्स को किसी इंसान को दिखाएगा नहीं,
जब तक कि कोई स्पेशल इंडिकेशन ना मिले। वो आगे बताता है कि वो इंडिकेशन हाफिज के सर पर चमकता सितारा था और वो इंसान भी वही है। वो हाफिज को स्क्रॉल्स के बॉक्स को पकड़ाते हुए कहता है कि इसे लो और तुरंत ही इस शहर से निकल जाओ। यहां से निकलकर दमास्कस जाओ। वहां पर जाने के बाद तुम इन स्क्रॉल्स को अच्छे से पढ़ना। इसमें वो हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी हेल्प से तुम दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन सकते हो। तुम्हें इन्हें तब पढ़ना होगा जब तक कि तुम इन स्क्रॉल्स को अच्छे से ना समझ लो। वो हाफिज को 100 गोल्ड की कॉइन्स देता है और उससे कहता है कि इससे कारपेट खरीद कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना। वो उससे कहता है कि वो उसे और भी पैसे दे सकता था, बट वो पैसे उसके किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि उल्टा उनसे नुकसान ही होगा। वो आगे हाफिज से कहता है कि जैसे जैसे तुम स्क्रॉल्स की बातों को सीखते जाना, अपना कारपेट का बिजनेस बढ़ाते जाना। इन स्क्रॉल से सीखी गई बातों के साथ तुम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी मिलाते रहना। फिर देखना तुम्हारी सेल हर दिन बढ़ती चली जाएगी। फिर वो हाफिज से एक प्रॉमिस लेता है कि वो नंबर 1 के स्क्रॉल्स पर लिखी गई बातों को अच्छे से फॉलो करेगा। हाफिज उसे वैसा ही करने का प्रॉमिस देता है। फिर वो अपनी दूसरी प्रॉमिस रखता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से वो गरीबों को भी बांटेगा। हाफिज इसके लिए भी उसे प्रॉमिस देता है। फिर पैथ्रोस उससे अपनी तीसरी प्रॉमिस लेता है कि वो बॉक्स में रखी किसी भी चीज के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसे भी एक दिन ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जैसा उसे उस सितारे से मिला। जब उस पर उसे विश्वास हो जाए तो वो उस इंसान को बॉक्स में रखी सारी चीजें दे दे। फिर उस आदमी से कोई प्रॉमिस ना ले, क्योंकि लेटर में जो लिखा है उसके मुताबिक तीसरा आदमी स्क्रॉल्स के मैसेजेस को पूरी दुनिया को बता सकता है अगर वो चाहे तो। हाफिज उसकी तीसरी प्रॉमिस भी एक्सेप्ट कर लेता है। पैथ्रोस एक लंबी राहत की सांस लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया हो। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि तुरंत बॉक्स उठाए और यहां से निकल जाए। हाफिज बॉक्स उठाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गेट पर पहुंचकर वो अपने मास्टर को देखने के लिए टर्न करता है। उसे उसके मास्टर की कही एक बात याद आती है। उसे वो रिपीट करता है, अगर सक्सेस को हासिल करने के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं फेलियर का मुंह कभी नहीं देखूंगा। बूढ़ा पैथ्रोस यस में सर हिलाता है। तो आइए आगे की स्टोरी के लिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। चिड़िया का आना और सारे डर का गायब होना। हाफिज अपने खच्चर के साथ दमास्कस सिटी पहुंच जाता है। उसे एक अलग ही दुनिया दिखती है। वहां शहर के चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। उसके ईस्टर्न गेट से हाफिज एंटर करता है। वो उसके मार्केट से होता हुआ चला जा रहा है। चारों तरफ सेल्समैन ही सेल्समैन, सब अपनी अपनी चीजों को बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं। कुछ तो उसके पास भी आते हैं। वहां छोटी छोटी शॉप हैं जिसमें कॉपर सिल्वर के सामान रखे हुए हैं। फर्नीचर, कपड़े, तरह तरह की चीजें उस मार्केट में बिक रही हैं। सभी सेल्समैन अपनी अपनी चीजें बेचने में लगे हैं। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है। वो उस मार्केट से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। वो मेन रोड से हटकर मोसीहा नाम के एक होटल में जाता है जिसके बारे में उसे पैथ्रोस ने बताया था। वहां वो होटल में इतना फेमस था कि उसे खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो होटल के ओनर को 1 महीने का एडवांस रेंट पे करता है। फिर वो अपने खच्चर को होटल के पीछे बांधकर अपने रूम में पहुंच जाता है। वो फ्रेश होने के बाद उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें स्क्रॉल्स रखी हुई हैं। जैसे ही वो उस लेदर को टच करता है उसमें हरकत होती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें अभी जान है। वो डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो जाकर अपने रूम की विंडो ओपन करता है। विंडो में एक जाली लगी हुई है। वहां से वो मार्केट करीब आधा मील दूरी पर होगा, लेकिन यहां तक सेल्समैन की आवाज साफ सुनाई दे रही है। उनकी आवाजों को सुनकर वो घबरा जाता है और वो उनके बारे में सोचने लगता है। वे सेल्समैन इतने स्मार्ट थे और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बेच रहे थे। वो सोचने लगता है कि क्या वो उनके बीच टिक पाएगा। जब उसे उनकी शॉप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो वो उनके बीच कैसे खड़ा हो पाएगा।
शायद वो उनसे बेचने का कंपटीशन ना कर पाए। वो खुद को होपलेस फील करने लगता है। सभी में सभी में डेयरिंग थी, एक जोश था, सब में बेचने की जिद थी, सब में सक्सेस होने की कैपेसिटी थी। खुद के बारे में सोचता हुआ खुद से ही कहता है कि अगर वो उनसे कंपटीशन करने के बारे में सोच रहा है तो वो एक इडियट है। अचानक वो फिर से निराश होने लगता है। उसे अपने पहले फेलियर की याद आने लगती है, जो उसके डर को बढ़ाता चला जा रहा है। मन ही मन खुद से कहता है कि मास्टर पैथ्रोस, मुझे लगता है कि मैं आपको फिर से निराश कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो बेड पर गिर जाता है और अचानक वो रोने लगता है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि एक चिड़िया आकर उस स्क्रॉल के खुले बॉक्स पर बैठी हुई है। हालांकि कुछ और चिड़िया भी आना चाहती थी, बट वो हाफिज को देखकर उड़ जाती हैं। हाफिज धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है। वो चिड़िया आकर उसकी हथेली पर बैठ जाती है, उसके हाथ पर चोंच मारती है। वो जाकर अपनी हथेली को विंडो की जाली में रगड़ता है और फिर वो अपने थैले से निकालकर रोटी और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े उसे खाने को देता है। अचानक उसके दिमाग में कुछ सवाल उठता है। वो फिर से विंडो के पास जाता है तो वो देखता है कि उसमें जो जाली लगी हुई है उसमें किसी चिड़िया का आना मुश्किल है। फिर ये चिड़िया अंदर कैसे आई? ये सोचते सोचते वो उस स्क्रॉल के बॉक्स के पास आता है। अचानक उसे पैथ्रोस का कहा हुआ वो सेंटेंस याद आ जाता है और वो उसे दोहराता है, अगर सक्सेस को हासिल करने का मेरा इरादा पक्का है तो मैं फेलियर का मुंह कभी नहीं देखूंगा। वो स्क्रॉल के बॉक्स को बहुत ही गौर से देख रहा है। एक स्क्रॉल दूसरे से पुरानी है। वो उन स्क्रॉल को उस बॉक्स से निकालकर अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वो उन्हें अपने हाथ में लेता है उसका अब तक का सारा डर गायब हो जाता है। वो फिर से टेबल के पास आता है तो देखता है कि वहां कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन उसके दिए रोटी और पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों की कतरन से पता चलता है कि किसी चिड़िया ने खाने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। फिर हाफिज स्क्रॉल को देखता है और नंबर 1 वाले स्क्रॉल को उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप भी उन महान बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाएं। ये आपके गोल को अचीव करने और शानदार इंसान बनने के सीक्रेट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं और फर्स्ट स्क्रॉल के बारे में जानते हैं। स्क्रॉल नंबर 1, एक नई जिंदगी की शुरुआत। तो हम अपने इस चैप्टर में स्क्रॉल नंबर 1 में लिखी गई बातों को जानेंगे, जिसका टाइटल है आज मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये पहली स्क्रॉल है जिसे आपको खुद से दोहराना है। आज मैं अपनी पुरानी स्किन को उतार रहा हूं जिस पर फेलियर और कॉमन होने के बहुत सारे जख्म हैं। ये समझ लीजिए आज आपका रीबर्थ हुआ है। आपका बर्थ प्लेस अंगूरों का गार्डन है जहां सभी के लिए फ्रूट्स हैं। आज मैं इस गार्डन के अंगूरों का टेस्ट लूंगा और इन अंगूरों में छुपे सक्सेस के बीज को निकालकर अपने अंदर बोऊंगा, जो मेरे अंदर नई जिंदगी के पौधे को उगाएगा। जो प्रोफेशनल लाइफ मैंने चुनी है वो अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है, बट ये इतनी आसान नहीं है। इसमें फेलियर भी भरे पड़े हैं। अब तक जितने लोग फेल हुए हैं, अगर उनकी डेड बॉडी को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसकी परछाई इस प्लेनेट के सबसे बड़े पिरामिड को भी कवर कर देगी। बट मैं दूसरों की तरह फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि इस टाइम मेरे हाथों में वो मैप है जो मुझे डेंजरस रास्तों से निकालने के लिए डायरेक्शन देगा, उस जगह पहुंचाएगा जो कल तक मेरे लिए एक सपना हुआ करता था। मैं अब अपने संघर्ष के सफर में फेलियर से भी प्यार करूंगा। जिस तरह से शरीर के दर्द को सहन कर लेता हूं, उसी तरह सक्सेस के रास्ते में आने वाले सारे फेलियर्स को सहन करता चला जाऊंगा। मैं नॉलेज और प्रिंसिपल को सीखने के लिए रेडी हूं। ये मुझे डर के अंधेरे कुएं से बाहर निकालकर दौलत, रिस्पेक्ट और खुशियों की रोशनी में ले जाएंगे। मैं जिंदगी में पेशेंस के लेसन सीखने के लिए रेडी हूं, क्योंकि ये यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती। पेड़ों के किंग ऑलिव को बड़े होने में 100 साल लगते हैं और वहीं प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही बूढ़ा हो जाता है। अभी तक मैं प्याज के पौधे की तरह जीता आया, अब मैं ऑलिव का पेड़ बनना चाहता हूँ
यानी अब मैं ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि ना ही मेरे पास नॉलेज है, ना ही मेरे पास किसी महान इंसान की तरह एक्सपीरियंस है, मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ धक्के ही खाए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जरूरत के हिसाब के नॉलेज और एक्सपीरियंस हैं। इस यूनिवर्स ने मुझे पहले ही इतना सब कुछ सिखा दिया है, एक कॉमन सेंस दिया है जो मुझे बाकी के जंगली जानवरों से अलग करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सपीरियंस सिखाता जरूर है, बट उसमें सालों लग जाते हैं। जब तक आप उस नॉलेज को हासिल करते हैं, तब तक आप काफी बूढ़े हो जाएंगे। यानी एक्सपीरियंस उस फैशन की तरह होता है जो कभी सक्सेस तो हो सकता है, बट कभी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मुझे आगे बढ़ने में सिर्फ प्रिंसिपल्स ही काम आएंगे, वही मुझे महानता की ओर ले जाएंगे। इन स्क्रॉल्स में लिखी गई बातें मुझे ये सिखाएंगी कि असल में सक्सेस हासिल करने का सबसे आसान रास्ता फेलियर से बचना है, क्योंकि सक्सेस होने के हजार मेथड मिल जाएंगे, बट फेलियर से बचने का एक भी नहीं। असल में जो फेल हुए और जो सक्सेस हुए, इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है उनकी हैबिट। अगर आप में गुड हैबिट्स हैं तो आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, अगर बैड हैं तो आप फेलियर की ओर जाएंगे। इसलिए मैं आज से ही गुड हैबिट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा और उनका सर्वेंट बनता चला जाऊंगा। मैं अपने बचपन में इम्पेशेंट का सर्वेंट था, अब मैं अपनी गुड हैबिट्स का सर्वेंट बनूंगा। मैं अब अतीत के बारे में नहीं सोचूंगा जो मेरे फ्यूचर को जेल में ले जाने की वार्निंग देता रहता है। तो अभी तक आपने हाफिज के मुंह से जो सुना वो स्क्रॉल नंबर 1 में लिखी गई बातें थीं, जिसे जानकर वो आगे के स्क्रॉल को पढ़ने लायक हो गया। क्योंकि जब तक आप अपनी बुराइयों, पुरानी सोच को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने की राह पर नहीं चल सकते। अगर आप एक शानदार इंसान बनना चाहते हैं तो आप भी इस स्क्रॉल में लिखी गई बातों को इसी तरह दोहराएं। इसे अगले 30 दिनों तक ऐसे ही दोहराते रहें, जब तक कि ये आपकी हैबिट में शामिल ना हो जाए। जब ये आपकी हैबिट बन जाएंगी, तब आप हर मॉर्निंग एक्साइटेड होकर उठेंगे। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप जो करेंगे, आपको उसमें मजा आने लगेगा। जब आपको मजा आने लगेगा तो आप उसे बार बार करेंगे, फिर आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी अच्छी आदतों के सर्वेंट बनना स्टार्ट कर दें। तो इस स्क्रॉल की बातों को सीखकर हाफिज नया जन्म पा लेता है। अब वो दूसरे स्क्रॉल को पढ़ने जा रहा है। तो आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर और जानते हैं स्क्रॉल नंबर 2 की बातों को। स्क्रॉल नंबर 2, मैं दिल से आज का वेलकम करूंगा। अपने इस चैप्टर में हम स्क्रॉल नंबर 2 के बारे में जानेंगे। इसमें प्यार के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। जब भी आप सुबह उठें तो प्यार से उठें। अपने दिन को प्यार से वेलकम करें, क्योंकि आप अपनी ताकत से किसी की जान ले सकते हैं, किसी पत्थर को तोड़ सकते हैं, पर आपके प्यार की अनोखी ताकत किसी का भी दिल जीत सकती है, आपको किसी से भी इज्जत दिला सकती है। हाफिज इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है। जब तक मैं प्यार को अपनी हैबिट में शामिल नहीं करूंगा, तब तक मैं मार्केट में एक फेरी वाला ही रहूंगा। मैं प्यार को अपना सबसे बड़ा बिहेवियर बनाऊंगा, जिससे अगर किसी के पास कुछ सेल करने जाऊं तो इस ताकत के आगे किसी की नफरत टिक नहीं पाएगी। फिर कोई भी मेरी चीज को लेने से कभी मना नहीं कर सकता। इसमें राइटर आपको एक सच्चे प्यार को अपनाने के लिए कहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि अगर आप सच में प्यार को अपना लेते हैं तो आप कुछ भी बेचेंगे, बिक जाएगा। लेने वाला भले ही आपके सामान पर शक करे, बट अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो खरीदने वाले पर अपना इंप्रेशन जरूर डालेगा। वो आपकी चीज लेने से कभी मना नहीं कर पाएगा। इस स्क्रॉल में आगे लिखा है कि आपको हर चीज से प्यार करना है। आप जिन चीजों को यूज करते हैं या जिन लोगों के पास भी जाते हैं, सबसे प्यार करें। अगर आप सभी को प्यार की नजर से देखने लग जाते हैं तो समझ जाएं कि आपका रीबर्थ हुआ है। आगे लिखा है कि आप खुशी का स्वागत करें, क्योंकि वो आपके दिल को बड़ा करके दुख को सहने की पावर देती है। खुशी आपकी आत्मा के दरवाजे खोल देती है। आप अवार्ड से जरूर प्यार करें, क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हैं, बट रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम से भी प्यार करें,
क्योंकि वे आपको आगे बढ़ने के लिए चैलेंज करती हैं। जब आप प्यार को अपनाते हैं तो आप उसकी हेल्प से शक और नफरत की दीवार तोड़ देते हैं। आप उन सक्सेसफुल लोगों से प्रेम जरूर करें क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते हैं, बट आप अपने फेलियर से और भी ज्यादा प्यार करना सीखें क्योंकि वो आपको लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन्स देती है। आप राजाओं से प्यार करें क्योंकि वो भी इंसान है। आप छोटे लोगों से भी प्यार करें क्योंकि वो प्यारे होते हैं। अमीरों से प्यार करें क्योंकि वो अकेले होते हैं। गरीबों से प्यार करें क्योंकि वो आपको बेशुमार प्यार देने की ताकत रखते हैं। आप यंग लोगों से भी प्यार करें क्योंकि उनमें कुछ कर गुजरने का एक विश्वास होता है। लेकिन आप बूढ़ों से भी प्यार करें क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। आप ब्यूटीफुल स्मार्ट लोगों से प्यार करें क्योंकि उनकी आंखों में उदासी होती है। लेकिन अगली पीपल मतलब बदसूरत लोगों से भी प्यार करें क्योंकि उनमें एक शांति होती है। प्यार में वो ताकत होती है कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। साथ ही प्यार में वो ताकत होती है जो आपको नफरत और गुस्से को झेलने की ताकत देता है। फिर स्क्रॉल में आगे लिखा है कि जब भी आप किसी से मिलें तो चुपचाप मिलें। आपके एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्हें लगे कि उन्हें आपसे मिलकर खुशी हुई। अपने होठों पर एक मुस्कान रखें। जब कस्टमर को लगेगा कि आप उसे दिल से प्यार करते हैं तो फिर वो आपके किसी भी सामान को लेने से इनकार नहीं कर पाएगा। इस स्क्रॉल में सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वो ये है कि आपको खुद से भी प्यार करना आना चाहिए। आपको आज से ही खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि आपको खुद से प्यार करना है। अपनी बॉडी, अपने ब्रेन, सोल, आर्ट, आपके जीने में जो भी चीजें आपका साथ दे रही हैं, सबको प्यार करें। साथ ही आप ये भी ध्यान दें कि जितनी भूख लगे उतना ही खाएं। अपने शरीर को क्लीन रखें और सेल्फ कंट्रोल रहें। अपने दिमाग में बुराई और घमंड आने से रोकें। नॉलेज की पावर से अपनी आत्मा को शुद्ध रखने की कोशिश करें। खुद को बुरी आदत ना डालने दें। शक, गुस्से को खुद में एंटर करने की परमिशन ना दें। फिर इस स्क्रॉल के आखिर में लिखा है कि आप आज से ही प्रॉमिस करें कि आप पूरी ह्यूमैनिटी से प्यार करेंगे। एक सच्चा इंसान बनने का पहला स्टेप लेंगे। जब आप प्यार को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आपका सेल 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। आपको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बस इतना अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके पास अगर कोई भी क्वालिटी नहीं है और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्यार है तो भी आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सारी क्वालिटीज हैं बट आपके पास प्यार नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसी लास्ट लेसन के साथ इस स्क्रॉल की बातें पूरी होती हैं। आप इन्हें फिर से सुने, फिर से दोहराएं, इन्हें नोट कर लें, इनको बार बार पढ़ें। तब तक पढ़ें जब तक कि ये आपकी हैबिट ना बन जाए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसमें हम स्क्रॉल नंबर 3 की बातों को जानेंगे। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। स्क्रॉल नंबर 3, सक्सेस पाने तक हिम्मत नहीं हारूंगा। तो अब हम आ चुके हैं स्क्रॉल नंबर 3 पर। अब आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक ट्राई करते रहेंगे। यानी जब तक कामयाबी तक नहीं पहुंच जाते आपको डटे रहना है। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए ट्राई करें। यह भी हो सकता है कि आप 1000 स्टेप चलने के बाद होपलेस हो जाएं और पीछे लौट आना चाहें। नहीं, आपको चलते रहना है। हो सकता है कि 1001 स्टेप पर सक्सेस आपकी वेट कर रही हो। ईस्ट की कुछ कंट्रीज में बुल फाइट का गेम होता है। वो वहां का एक फेमस स्पोर्ट्स है जिसमें एक साथ कई बुल को एक फील्ड में लाया जाता है। हर बुल पर महावत की तरह एक इंसान बैठा होता है जो उसे भाला चुभाकर दूसरे बुल से फाइट करने के लिए उकसाता है। इसमें उस बुल को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है जो भाले के दर्द को सहने के बाद भी लड़ने के लिए रेडी रहता है। तो आपको भी खुद को उसी बुल की तरह सोचना है। आपको फेलियर के दर्द से घबराकर लौटना नहीं है। आपको हमेशा डटे रहना है, ट्राई करते रहना है। आपको उस पावरफुल बुल की तरह आगे की तरफ अटैक करना है। जब आप ऐसा करने की अपनी हैबिट बना लेते हैं
तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि आपका जन्म हारने के लिए नहीं हुआ है और ना ही आप में स्टार्टिंग से ही फेलियर को भरा गया है। खुद को उन भेड़ बकरियों की तरह ना समझें जो चरवाहे द्वारा हाँकी जाती हैं। आपको खुद को उस टाइगर की तरह मानना है जो उन भेड़ बकरियों से अलग होकर रहना पसंद करता है। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो बात बात में कंप्लेन करते हैं, क्योंकि कंप्लेन आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचने देगी। लाइफ में अवार्ड जर्नी के एंड में मिलते हैं, ना कि स्टार्टिंग में, और ना ही थोड़ी दूर की जर्नी करने पर। इसलिए सक्सेस की इच्छा किए बगैर आगे बढ़ते रहें। छोटे छोटे ही स्टेप लें, बट आगे बढ़ते रहें। छोटे छोटे स्टेप लेना कोई बहुत टफ काम नहीं है। छोटी छोटी बूंदें पूरे पहाड़ को धोने की ताकत रखती हैं। एक चींटी बाघ को खा जाती है। एक स्टार पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। एक स्लेव पिरामिड बना देता है। एक एक ईंट से मजबूत किला बन जाता है। इसी तरह आपकी छोटी छोटी कोशिशें आपको दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बना देंगी। आज के बाद से आपको दिमाग में एक चीज और बिठा लेनी है कि हार जैसी चीज आपके लिए नहीं बनी। खुद से प्रॉमिस करें। आप अपनी डिक्शनरी से इनकेपेबल, इम्पॉसिबल, कांट हैपन, फेल, नो सवाल ही नहीं उठता, होपलेस जैसे वर्ड्स को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको होपलेसनेस से बचाना है। कभी भी होपलेस होकर कोई काम नहीं करना है। रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है, क्योंकि जहां डेजर्ट खत्म होता है वहीं से ग्रीनरी शुरू होती है। जब भी कोई चीज सेल करते वक्त आप फेल हो जाएं, तो वहां आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर फेलियर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको स्ट्रांग बनाता है। बस आपको नो नहीं सुनना है। जब आप नो नहीं सुनेंगे तो आप यस के करीब जाएंगे। जब भी आपको घबराहट महसूस हो तो अपने चेहरे पर स्माइल लाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज की बदनसीबी में आपके अच्छे नसीब के बीज होते हैं। बस आप इस चीज को ध्यान में रखें कि एक बार सक्सेस होने के बाद आपको बार बार फेलियर का मुंह देखना होगा। आप आज से ही खुद को रेडी कर लें। आप बार बार ट्राई करेंगे। जितनी बार आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें आप चैलेंज की तरह लेंगे। आप खुद को उस सेलर यानी नाविक की तरह समझें जो तूफानों में भी रास्ता निकाल लेता है। एवरी डे आपको उसी एनर्जी के साथ अपनी चीजों को सेल करना है, भले ही कल कुछ भी ना सेल कर पाए हो। जीतने के लिए आपको एक बार ट्राई करना होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से एक बार ट्राई करना होगा। बस आपको ट्राई करने में नो नहीं बोलना है। ये समझ लीजिए कि जहां दूसरे लोग अपने स्ट्रगल को एंड करते हैं, वहीं से आपको अपने स्ट्रगल को स्टार्ट करना होगा। फेलियर आपकी सक्सेस का सबसे पावरफुल फाउंडेशन है। सुबह उठते ही खुद से आपको ये कहना है, आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। ये कहकर आपको अपना दिन स्टार्ट करना होगा। जब तक आपकी सांसें चलती रहें, आप ट्राई करते रहें, क्योंकि अब आपको सक्सेस का सबसे शानदार रूल मिल चुका है। ये आपको काफी समय तक ट्राई करते रहने के लिए मोटिवेट करता रहेगा और एनर्जी देता रहेगा। तो इस स्क्रॉल नंबर 3 की बातें थीं, जिन्हें पढ़ने के बाद हाफिज को इतनी एनर्जी मिलती है कि उसे लगता है कि अब वो अपनी सेल्समैन की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अब तक वो प्यार की ताकत को भी समझ चुका था। फिर हाफिज स्क्रॉल नंबर 4 उठाता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आइए स्क्रॉल नंबर 4 की बातों को जानने के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। स्क्रॉल नंबर 4, मैं कुदरत का सबसे बड़ा मिरेकल हूं। तो अब हम स्क्रॉल नंबर 4 पर आ चुके हैं, जो बताती है कि आप यूनिवर्स के सबसे बड़े मिरेकल हैं, यानी चमत्कार। बस आपको ये समझ लेना है कि जब से ये दुनिया बनी है, तब से आज तक कोई इंसान आपके जैसा नहीं हुआ। किसी के पास आप जैसा दिमाग नहीं है, ना आपके जैसा दिल, आंखें, कान, हाथ, मुंह है। ये मानकर चलें कि आपके जैसा ना तो कोई हुआ है और ना ही कभी होगा, जो आपकी तरह बोल सके, चल सके और सोच सके। वैसे देखा जाए तो सभी आपके भाई हैं, लेकिन फिर भी आप उन सभी से यूनिक हैं। वैसे तो आपका रिलेशन जानवरों से ही है, बट आपको जानवरों वाली खुशी
खुश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो खुशी है वो आपको हर दिन अच्छा बनने के लिए मोटिवेट करती है। और ये तब तक मोटिवेट करेगी जब तक कि आप इस दुनिया में खुद के यूनिकनेस को प्रूव नहीं कर देते। बस आपको ये समझ लेना है कि कोई भी आपकी तरह लिख नहीं सकता, आपकी राइटिंग की कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी आपके बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह आप में जिस तरह से सेल करने की क्वालिटी है वो किसी दूसरे में नहीं है। आपको इस डिफरेंस को समझना होगा, अपनी इस क्वालिटी का बेनिफिट लेना होगा। इस स्क्रॉल में आगे जो बताया गया है वो ये है कि किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। इसके बजाय आपको इस मार्केट में अपने उस टैलेंट को दिखाना चाहिए जो सबसे यूनिक हो, अलग हो। साथ ही आपको अपनी गलतियों और अपने प्रोडक्ट की कमियों को एक्सेप्ट करने की हैबिट बनानी चाहिए। आप अपनी इस क्वालिटी से बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप जो भी सक्सेस हासिल करें उससे सेटिस्फाई हों। आपको अपने सक्सेस पर घमंड नहीं करना है, उनकी तारीफ नहीं करना है कि आप सबसे बेस्ट हैं। बस आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको जो भी चीज मिली है बहुत छोटी है, आपने जितना कुछ अचीव किया है उससे ज्यादा कर सकते हैं। ऐसी सोच बना कर रखें। आप कुछ ऐसा करें कि आपके मरने के बाद भी वो बनी रहे। आप इस प्लेनेट पर अचानक नहीं आए, आप एक पर्पस के साथ आए हैं। आपका वो पर्पस एक पहाड़ बनना होना चाहिए, ना कि रेत का एक पार्टिकल। आज के बाद से आपको पहाड़ बनने की कोशिश करना है। आपके अंदर जो भी कैलिबर है उसका यूज करना है। आप जो भी सेल करते हैं वो चीज ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचकर किसी चीज को बेचते हैं तो आपके सेल में हमेशा प्रॉफिट होगा। आप जो भी चीज सेल करना चाहते हैं उसके लिए जो भी वर्ड यूज करें उन पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कमियों को दूर करना चाहिए, हर दिन उनको बेहतर बनाना चाहिए। साथ ही आपको अपने कैरेक्टर पर कंटिन्यू काम करना चाहिए। ये वही शुगर है जिसकी हेल्प से आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करना है, बाकी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देना है। आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम या घर की प्रॉब्लम है उसे घर में ही रहने देना है। जब आप मार्केट में रहें तो अपने घर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप मार्केट की प्रॉब्लम मार्केट में ही छोड़कर घर आएंगे। फिर जब आप घर आएंगे तो आप अपनी फैमिली और अपने घर के बारे में सोचेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में आपके घर की कोई जगह नहीं है और आपके घर में आपके मार्केट की कोई जगह नहीं है। आपको इन दोनों चीजों को एक दूसरे से दूर रखना है। अगर आप इन्हें दूर नहीं रखते तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। आज तक बहुत से लोगों का फेल होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप स्क्रॉल की इतनी बातें पढ़ लेते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आप खुद से कह सकते हैं कि मुझे देखने के लिए आंखें दी गई हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया गया है और मैं लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट जान गया हूं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी सभी प्रॉब्लम्स निराशा और दुख में छिपी हुई हैं। जब आप इतना जान लेते हैं तो आप किसी की फेक बातों में आकर बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप किसी को उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसकी हकीकत से जान लेंगे। बस आपको ये दिमाग में रख लेना है कि किसी भी जानवर, प्लांट, हवा, बारिश, पत्थर या नदी की भी शुरुआत वैसे ही हुई है जैसे आपकी, क्योंकि आपका जन्म प्यार से हुआ है और आपको एक पर्पस के साथ बड़ा किया गया है। यही प्यार और पर्पस आपके सबसे अच्छे गाइड हैं। यूनिवर्स हार को नहीं जानती, इसलिए आपको जीतना है। और अगर आप जीतते चले जाते हैं तो लास्ट में बस आपको ये खुद से कहना है कि मैं जीतूंगा, मैं इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा, क्योंकि मैं यूनिक हूं और मैं इस यूनिवर्स का सबसे शानदार मिरेकल हूं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर और जानते हैं स्क्रॉल नंबर 5 की बातों को। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। स्क्रॉल नंबर 5, ऐसे जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। इस स्क्रॉल में बताया गया है कि आपको अपने आज के दिन को ऐसे जीना है जैसे ये आपकी लाइफ का आखिरी दिन हो। इसलिए आप इस दिन को एक प्राइसलेस दिन की तरह माने।
जब आप मॉर्निंग में उठें तो प्लानिंग करें कि आज इस खूबसूरत और बेशकीमती दिन का क्या करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के पास्ट के मुंह को पूरी तरह से सील पैक कर देना है। इसे इस तरह से बंद करें कि जिससे उसमें से बालू का एक कण भी ना गिरे। फिर आपको सोचना है कि मैं कल के बारे में जरा भी रिग्रेट नहीं करूंगा। कल के फेलियर के दुख और बैड एक्सपीरियंसेस को मैं आज से निकाल कर फेंकूंगा, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, वहां सनराइज नहीं होता। तो फिर आप कल की गलतियों और एक्सपीरियंसेस को आज जीकर क्या कर सकते हैं। अगर आपको सोचना है तो बस ये सोचना है कि मैं कल से ज्यादा आज खुश रहूंगा, कल से ज्यादा आज यंग फील करूंगा। कल मैंने जो बुरे वर्ड्स यूज किए थे, आज मैं उन्हें अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दूंगा। इस तरह से आपको अपने कल को पूरी तरह से चिता की आग में जलाकर राख कर देना है। फिर जब आप बीते हुए कल को पूरी तरह से भूल जाते हैं, तो फिर आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं आगे आने वाले कल के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर आप कल के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आज को भी बर्बाद कर देंगे। क्या सनराइज दो बार हो सकता है? जिस रास्ते पर आप कल खड़े थे, क्या आप उस रास्ते पर फिर से वैसे ही खड़े हो सकते हैं? जो बच्चा कल पैदा हुआ था, क्या वो फिर आज पैदा हो सकता है? तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि जो कल हुआ था वो आपके साथ आज भी होगा, और जो कल हुआ था वो आपके आने वाले कल में होगा? अब आपको अपने आगे आने वाले कल को भी पूरी तरह से दफन कर देना है। बस आपको ये सोचना है कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। इस दिन में जितने भी घंटे हैं वो आपकी पूरी लाइफ हैं। इसे आप खुशी खुशी चिल्लाकर सनसेट तक वेलकम करें। आप इस तरह से खुश हों जैसे एक मुजरिम को मृत्यु दंड से बरी कर दिया गया हो। आप आज के मिले दान को बाहें फैलाकर गले लगाएं और खुद को लकी माने कि आपको आज का दिन इनाम के रूप में दिया गया है। आपको आज के दिन अपने गोल को अचीव करना है। आपको खुद को साबित करने के लिए सिर्फ आज का दिन मिला है। ये समझ लें कि ये लाइफ सिर्फ एक टाइम का मेजरमेंट है। अगर आप अपने एक दिन को बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का एक पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। इसलिए आज को अच्छे से जिएं, पूरे दिल से जिएं, क्योंकि अब ये आपकी लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। जिस तरह से कोई भी हवा को नहीं पकड़ सकता, उसी तरह आप अपने समय को बांध कर नहीं रख सकते। इसलिए जो समय मिला है उसे खुशी से दिल से जिएं, क्योंकि दम तोड़ता इंसान चाहे जितना बड़ा अमीर हो, वो उन पैसों से सांसें नहीं खरीद सकता। इसलिए आप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आने वाले समय की कीमत लगा सकें। वो बेशकीमती है। उस बेशकीमती समय का रिस्पेक्ट करें। जो अपना समय बर्बाद करते हैं उनसे आपको बचना है। पूरी तरह से अलर्ट होकर और पूरी ताकत से उनसे बचना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी सावधान नहीं रहे तो आप उन लोगों के बीच कब फंस जाएंगे ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप कभी भी किसी काम को टालेंगे नहीं, यानी टाल मटोल नहीं करेंगे। अपने काम को बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी करेंगे अलर्ट होकर सही डायरेक्शन में करेंगे। आपको अपनी लाइफ से शक को पूरी तरह से रिमूव कर देना है। डर को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हराना है। लेजी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जहां भी ऐसे लोग आपको मिले वहां से आपको तुरंत हट जाना है। बस आप ये समझ लें, अगर आप लेजीनेस को अपनाते हैं तो आप उन लोगों को भूखा मारते हैं जो आप पर बिलीव करते हैं। आपके दिल में प्यार भरा हुआ है और आज वो प्यार आपको हर उस इंसान को बांटना है जो आज आपसे मिलेगा। आज का काम आपको आज ही खत्म करना है। आज आपके बच्चे छोटे हैं, उन्हें प्यार करें, अपनी पत्नी को प्यार करें, अपने दोस्त की हेल्प करें, क्योंकि कल आप नहीं रहेंगे तो वो किससे हेल्प मांगेंगे। आज आपके पास करने और देने के लिए बहुत कुछ है, कल आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर आप अपने आज के दिन को बिताएं। आज आपको पहले से ज्यादा लोगों से मिलना है। आपको पहले से ज्यादा अपने सामान को सेल करना है और प्रॉफिट बनाना है। आज का हर मोमेंट कल के हर मोमेंट से ज्यादा बेनिफिशियल है। आप हर मोमेंट को अपना बेस्ट दें।
और आज आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंक्स कहें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। आपको अपने आज को एक यादगार दिन बनाना है जिससे आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। तो ये थी स्क्रॉल नंबर 5 की बातें। आप इन्हें फिर से सुने, हो सके तो इन्हें नोट कर लें और इन्हें रिपीट जरूर करें। तो आइए स्क्रॉल नंबर 6 की बात जानने के लिए अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। स्क्रॉल नंबर 6, आज मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू रखूंगा। अगर आप समंदर को ध्यान से देखें तो उसमें लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं। उसी तरह से सर्दी भी आती है, गर्मी आती है और चली भी जाती है। सनराइज होता है, सनसेट होता है, फुल मून होता है, हाफ मून होता है। पक्षी आते हैं, शाम को लौट जाते हैं। फूल खिलते हैं और वे फिर मुरझा जाते हैं। बीज बोए जाते हैं, बड़े होते हैं और फिर काट दिए जाते हैं। ये सब आपको इसीलिए बताया जा रहा है जिससे आप इस नेचर के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप भी इस नेचर के एक छोटे से पार्ट हैं। इसी तरह आपका मूड भी कभी स्ट्रांग होगा तो कभी बहुत वीक हो जाएगा। ये नेचर का वो रूल है जिसे बहुत कम समझा गया है। एवरी मॉर्निंग आपकी फीलिंग्स बीते हुए कल की फीलिंग से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। हो सकता है कि कल की जो आपकी हैप्पीनेस थी वो आज सैडनेस में बदल जाए। तो आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आज की सैडनेस फिर से हैप्पीनेस में बदल सकती है, क्योंकि ये लाइफ का एक सर्कल है। आपके अंदर एक व्हील चलता रहता है जिससे कभी हैप्पीनेस आता है तो कभी एक्साइटमेंट आता है, कभी कभी तो मायूसी भी आती है। तो आज की आपकी खुशी है कल की मायूसी में मुरझा सकती है। बट आपको इन सब चीजों से घबराना नहीं है। बस आपको अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि जो आज के मुरझाए फूल हैं वे कल के बीज हैं। उनसे पता नहीं उन फूलों की तरह कितने और फूल खिलने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है। ये आती जाती रहेंगी। हो सकता है कि आज का दिन आपका बेकार चला जाए, कल का दिन बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस कस्टमर को अपना सामान बेचना चाहेंगे वो आपकी उदासी, निराशा से घबरा सकता है। इसलिए आपको अपने कस्टमर के लिए अपने सामान के साथ साथ खुशी, एक्साइटमेंट, स्माइल भी साथ में मार्केट ले जाना होगा। फिर कोई भी कस्टमर आपके सामान को लेने से कभी मना नहीं कर पाएगा। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाकर रखना है कि आपकी फीलिंग्स आपको वीक न कर सकें, इसलिए आप उन्हें कंट्रोल कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है तो आप इन ट्रिक्स को अपनाएं। हो सके तो आप इन्हें नोट कर लें। ये आपको एक शानदार लाइफ जीने में हेल्प करेंगी। तो ट्रिक्स इस तरह से हैं। अगर मैं नॉस्टैल्जिक फील करूंगा तो मैं सिंगिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं सैड फील करूंगा तो मैं हंसने लगूंगा। अगर मैं बीमार फील करूंगा तो मैं अपने हार्ड वर्क को और हार्ड कर दूंगा। अगर मैं खुद में इंफीरियॉरिटी फील करूंगा तो मैं नए कपड़े पहन लूंगा। अगर मैं गरीब फील करूंगा तो मैं आने वाले पैसे के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अनफिट फील करूंगा तो मैं अपनी पिछली सक्सेस को याद करूंगा। अगर मैं छोटा फील करूंगा तो मैं अपने टारगेट पर फोकस करूंगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें ट्राई करें। ये आपको फेल नहीं होने देंगी। ये आपकी गोल की ओर बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेंगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी सुपीरियॉरिटी का शो ऑफ नहीं करना है। इसके लिए आप ध्यान में रखें कि जो घटिया लोग होते हैं वही ज्यादा शो ऑफ करते हैं। अगर फिर भी आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये ट्रिक्स जरूर यूज करें। ये आपको घमंड और शो ऑफ करने से बचाएंगी। तो गौर से सुने। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट फील करूंगा तो मैं अपने फेलियर्स को याद करूंगा। अगर मैं भूख से ज्यादा खाने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी पुरानी भूख को याद करूंगा। अगर मैं खुद में सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील करूंगा तो मैं अपने कॉम्पिटिटर को याद करूंगा। अगर मैं अपने ग्रेट मोमेंट के मजे लेने लगूंगा तो मैं अपने एम्बैरेसमेंट के मोमेंट को याद करूंगा। अगर मैं पावरफुल फील करूंगा तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मैं जरूरत से ज्यादा प्राउड फील करूंगा तो मैं अपनी वीकनेस को याद करूंगा। अगर मैं सोचता हूं कि मेरे टैलेंट की कोई बराबरी नहीं कर सकता तो मैं आसमान में फैले सितारों को देखने लगूंगा।
अगर आपको गुस्सा आए तो समझ लीजिए कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आपका मजाक बनाता है तो आप उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लें, बस इस बात से कि वो इंसान कल चेंज हो जाएगा और उससे मिलना आपको अच्छा लगेगा। इस स्क्रॉल में एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलें तो उसे जज करने की कोशिश ना करें। जो आपके साथ नफरत के साथ मिलता है उससे कल जरूर मिलें। भले ही वो आपका कीमती सामान आज सस्ते में ना खरीदे, लेकिन वो कल आपको एक छोटे से पौधे के बदले में अपना घर भी दे सकता है। इसलिए कभी भी किसी से नफरत ना करें। अगर वो आपसे नफरत करता है तो कल आपसे प्यार भी जरूर करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव काम करना है। अगर आप इन्हें कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपको कोई भी इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने से नहीं रोक सकता। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं और अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं और जानते हैं कि स्क्रॉल नंबर 7 में क्या बातें कही गई हैं। स्क्रॉल नंबर 7, मैं इस दुनिया पर हंसूंगा। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस स्क्रॉल की बातों को आगे समझते जाएंगे, आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, बल्कि आपको वो नॉलेज मिलेगा जिसकी हेल्प से आप खुद इस दुनिया पर हंसना सीख जाएंगे। इस पूरे प्लेनेट पर इंसान ही एक ऐसा जिंदा प्राणी है जो हंस सकता है। हो सकता है कि जख्मी होने पर जानवर रोते हों, रेगिस्तान में प्यासे जानवर दर्द महसूस करते हों, भूख से कराहते हों, लेकिन सिर्फ आप ही एक ऐसे प्राणी हैं जिसे हंसने का गिफ्ट दिया गया है। आप चाहें जब इस गिफ्ट का इस्तेमाल करके हंस सकते हैं। इसलिए खुद से प्रॉमिस करें कि आज के बाद मैं हंसने की हैबिट बनाऊंगा। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बस आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि जब आप हंसेंगे तो आपका सारा बर्डन कम हो जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो सीक्रेट आपके पास है। सबसे बड़ी बात कि आपको खुद पर भी हंसना है। आपको खुद पर भी इसलिए हंसना है क्योंकि इससे आप सीरियस होने से बच सकते हैं। इसलिए मुस्कुराएं, हंसें और सीरियस होने से बचें, क्योंकि आज आप जिन चीजों पर सीरियस हो रहे हैं, हो सकता है कि कल उनका कोई इंपॉर्टेंस ही ना रह जाए। इंसान बहुत सी बेकार की चीजों को लेकर भी सीरियस हो जाता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सीरियस नहीं होना है। जब भी आप सीरियसनेस फील करें तो हंसना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप हंसना मुस्कुराना सीख जाते हैं तो आप हर प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन खोज सकते हैं। सभी मटेरियलिस्टिक चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी तरह जब आप दुखी हो, होपलेस फील करें, तो आप ये कहकर खुद को सांत्वना दें कि ये भी खत्म हो जाएगा। जब आपको लगे कि आप गरीबी में जा रहे हैं तो बस आपको खुद से कहना है कि ये वक्त भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब आपके पास पैसे आने लगे तो भी आपको कहना है कि एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। जरा गौर करें कि आज वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने पिरामिड बनाया। उनके बनाए पता नहीं कितने पिरामिड रेत में दफन हो गए हैं। सबको एक दिन खत्म हो जाना है। इसलिए आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आप प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि एक दिन आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आपको सुबह उठना है तो एक स्माइल के साथ उठना है। आपको स्माइल करते हुए अपने दिन को इमेजिन करना है। जब भी आप पर उदासी छाने लगे, आप मुस्कुराने लगें। खुद को इतना बिजी कर लें कि आपके पास उदास होने का टाइम ही ना बचे। जब आप हंसने लगेंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। आपको आपको हंसना है। अपने फेलियर पर हंसना है, अपनी सक्सेस, अपनी बुराई पर हंसना है, साथ ही अपनी अच्छाई पर भी हंसना है, क्योंकि आपकी अच्छाई बढ़ती चली जाएगी और एक दिन आपके जाने के बाद लोगों को आपकी याद दिलाएगी। आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि आपको अपनी स्माइल से दूसरों के चेहरे पर भी स्माइल लाना है। इससे आपको एक सेल्फिश इंसान की तरह करना है। ये समझ लें कि दूसरों की खुशी में ही आपकी खुशी है, क्योंकि अगर आप किसी पर जरा सा भी गुस्सा करते हैं तो वो आपका सामान नहीं खरीदेगा। इसलिए हंसने और मुस्कुराने की हैबिट बनाएं। आपको दुखी होना है और रोना नहीं है। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आज के बाद आपके पसीने ही सिर्फ आपके आंसू होंगे।
अगर आप स्माइल करना सीख जाते हैं तो आप उससे गोल्ड हासिल कर सकते हैं। आप दिल से जो वर्ड यूज करते हैं या किसी को थैंक्स कहते हैं, वे एक दिन आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। आपको कभी इतना इंटेलिजेंट, ग्रेट, पावरफुल नहीं बनना है कि आप खुद पर और दुनिया पर हंसना भूल जाएं। इसलिए आपको हमेशा एक बच्चे की तरह बने रहना है, क्योंकि सही मायने में एक बच्चा ही सच्चे दिल से किसी की रिस्पेक्ट करता है। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी खुद पर प्राउड फील नहीं करेंगे। जब आप एक बार हंसने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। केवल स्माइल और हैप्पीनेस ही है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। इसी से आप अपनी मेहनत के फल का टेस्ट ले सकते हैं। जब आप एक बार खुश होना सीख जाते हैं तो फिर आप हर चीज से सेटिस्फाई होने लगते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि सक्सेस का मजा लेने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है और खुश होने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। तो खुद से कहें कि मैं खुश रहूंगा और मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा। मैं सक्सेस हासिल करूंगा और मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा। तो आप भी आज से स्क्रॉल नंबर 7 की बातों को अपनी हैबिट में शामिल करना स्टार्ट कर दें। हंसना सीख जाएं। हंसी आपको ऑटोमेटिक खुश होना सिखा देगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मैं हूं चेतन और मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। स्क्रॉल नंबर 8। आज मैं अपनी वैल्यू को 100 टाइम्स बढ़ा लूंगा। इस स्क्रॉल में आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने के बारे में बताया गया है। आप इन बातों को गौर से सुने। ये आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जब शहतूत के पत्ते किसी टैलेंटेड इंसान के हाथों में लगते हैं तो वे रेशम बन जाते हैं। खेत की मिट्टी को जब कोई टैलेंटेड आदमी छू लेता है तो वो एक किला बन जाती है। साइप्रस ट्री को जब एक टैलेंटेड आदमी छू लेता है तो वो एक पवित्र जगह बन जाती है। भेड़ के बाल का यूज करके एक टैलेंटेड इंसान उसे राजा का शाही लिबास बना देता है। पत्तियां, मिट्टी, लकड़ी, बाल की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, तो एक इंसान की क्यों नहीं, यानी उसकी कीमत को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मिट्टी अपना वैल्यू बढ़ा सकती है तो आप क्यों नहीं। आप एक गेहूं के दाने की तरह हैं जिसके पास 3 फ्यूचर हैं। फर्स्ट, गेहूं को बोरे में भरकर गोडाउन में रख दिया जाए। सेकंड, उसे जानवरों को खाने के लिए दिया जा सकता है। और थर्ड, उसका आटा पीसकर उसकी रोटी खाई जा सकती है, या उसे खेतों में बोकर उससे हजारों गुना और गेहूं पैदा किया जा सकता है। बस आप में और गेहूं के दाने में एक छोटा सा डिफरेंस है। गेहूं खुद का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बट आप अपना फ्यूचर चुन सकते हैं। आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप खुद को किसी जानवर का खाना बनने की परमिशन नहीं देंगे। आप नाकामी और निराशा के पत्थरों के बीच खुद को पिसने नहीं देंगे जिससे लोग आपको खा जाएं। आप खुद को बोकर अपनी कीमत 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। जिस तरह गेहूं के बीज को धरती के अंधकार में डाल दिया जाता है और वो एक पौधा बनकर निकलता है, उसी तरह आपको फेलियर, होपलेसनेस और मूर्खता के अंधेरे में खुद को बोना है। जिस तरह से गेहूं का बीज बारिश, सूरज की गर्मी, हवाओं की हेल्प से अंकुरित होकर बाहर आता है, उसी तरह से आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद को पाल पोस कर बड़ा करना होगा। गेहूं को बड़ा होने के लिए मौसम पर डिपेंड होना पड़ता है, बट आपको किसी का वेट नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद से बनाने की पावर रखते हैं। आप खुद से कहें कि मैं दिन, हफ्ते, महीने, साल और जिंदगी भर के लिए अपने गोल को सेट कर लूंगा। ठीक उसी तरह से जैसे बारिश के बाद गेहूं का बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है, उसी तरह आपको भी अंकुरित होने के लिए एक गोल सेट करना है। आपको अपने अतीत के अपने शानदार परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है और फिर आपको उससे 100 गुना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए खुद को प्रॉमिस करना है।
बस आपको यही सोचकर आगे बढ़ना है कि मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं। आपको बड़े टारगेट से घबराना नहीं है, भले ही उन तक पहुंचने के लिए आपको ठोकर खा खाकर कई बार गिरना पड़े। आपको इस मजबूती के साथ आगे बढ़ना है कि मैं गिरूंगा, फिर उठूंगा। मैं गिरने और उठने की टेंशन लिए बगैर अपने टारगेट की ओर बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि गिरने और उठने से जरूरी है मुझे अपने टारगेट को अचीव करना। दूसरे लोग भले ही अपनी मिट्टी से घर बनाएं, बट मुझे अपनी मिट्टी से किला बनाना है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज की गर्माहट से गेहूं का बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है, उसी तरह से इस स्क्रॉल के एक एक वर्ड आपकी जिंदगी में गर्मी लाएंगे, जो आपके अपने सपने को अंकुरित होकर बाहर लाने यानी पूरा करने में हेल्प करेंगे। बस आपको ये ठान लेना है कि आज का काम कल से बेहतर करना है। आज के पहाड़ पर पूरी एबिलिटी के साथ चढ़ना है। कल आपने जितनी चढ़ाई की थी उससे कहीं ज्यादा चढ़ना है। दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद से ही कंपटीशन करके आगे निकलना है। आपको खुद से ये दोहराना है, मैं छोटे गोल सेट करने का क्राइम नहीं करूंगा। मैं वो काम करूंगा जो फेलियर इंसान नहीं करेगा। मेरी पहुंच मेरी पकड़ से हमेशा आगे रहेगी। मुझे मार्केट में अपने परफॉर्मेंस से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं एक टारगेट को पूरा कर लूंगा, दूसरा टारगेट सेट कर लूंगा, मैं हमेशा आने वाले मोमेंट को बीते हुए मोमेंट से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं एक काम कर लूंगा तो मैं उसे फिर से करूंगा, दोबारा करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक कि इस स्क्रोल के एक एक वर्ड मेरे अंदर एब्जॉर्व ना हो जाएं। जब ये मेरे अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्व हो जाएंगे, तब मुझे एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन की तरह इस दुनिया में देखा जाएगा। मैं हमेशा दुनिया के सामने अपने गोल्स को चिल्लाकर बताऊंगा, बट मैं अपने अचीवमेंट्स को कभी भी नहीं गिनाऊंगा। अगर दूसरे मेरी तारीफ करते हैं तो भी मैं उसे पोलाइटली एक्सेप्ट करूंगा, कभी भी उस तारीफ को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जानते हैं स्क्रोल नंबर 9 और 10 की बातों को। मैं हूं आपका दोस्त चेतन, आप मेरे साथ सुन रहे हैं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप अब तक की स्क्रोल्स की सभी बातों को जान जाते हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। यानी मार्केट में एक सेल्समैन के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आपके सारे सपने, वे सारी प्लानिंग, सारे गोल्स इम्पॉसिबल हैं। यानी उन सब की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उन पर एक्शन नहीं लेते। इसलिए अगर आप उन सब को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यानी उन पर काम करना पड़ेगा। आपको कोई भी काम आगे नहीं खिसकाना है, यानी लाइफ में टालम टोल को एकदम से टाल देना है। आप जब भी अपनी लाइफ में पीछे हुए तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपका डर था। अब तक के 8 स्क्रोल को आपने अच्छे से सुन लिया है। अगर आप उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप डर को हराना सीख जाते हैं। इसलिए आपको अब डर से डरे बिना अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपने जो भी लाइफ में प्लानिंग की है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। आज के बाद उस जुगनू से सबक लें जो सिर्फ उड़ते वक्त ही रोशनी देता है, क्योंकि उस समय वो काम करता है। इसलिए आप खुद को एक जुगनू की तरह मानकर इसलिए आप खुद को एक जुगनू की तरह मानकर चलें। खुद को ऐसे साबित करें कि सूरज की रोशनी में भी आपकी रोशनी को लोग देख सकें। दूसरों को उन तितलियों की तरह रहने दें जिनके पास खूबसूरत विंग्स तो हैं, बट उनकी लाइफ एक फूल पर डिपेंड करती है। आपको जुगनू बनना है और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करना है। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कल कभी आता ही नहीं। मैं काम करूंगा, भले ही मैं बार बार फेल होता रहूं, क्योंकि काम करके फेल होना बिना काम किए बैठने से अच्छा है।
रियलिटी ये है कि खुशियां मेरे काम से तोड़े गए फल भले ही ना हो, बट काम के बगैर सभी फल पेड़ पर ही मर जाते हैं। जिन फलों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो उन्हें कोई नहीं पूछता। मार्केट में एंटर करने पर मैं अपने पहले कस्टमर को फेस करूंगा, भले ही मेरे अंदर ये क्वेश्चन चलता रहे कि मैं इसे अपना सामान बेच पाऊंगा भी या नहीं। अगर दरवाजे बंद भी रहेंगे तो मैं उन्हें नॉक करूंगा, भले ही मेरे अंदर के फेलियर मुझे डराते रहें। जब भी मेरे अंदर लालच आएगी, मैं स्क्रोल की लिखी बातों को याद करूंगा और काम करूंगा। लालच मेरे अंदर से भाग जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में सिर्फ आपके काम की वैल्यू से ही आपको परखा जाएगा। इसलिए आपको खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। आपको मार्केट में ये सोचकर अपना सामान बेचना होगा कि आपके पास आज का ही दिन है, कल का दिन लेजी लोगों के लिए है। जब शेर को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, जब चील को प्यास लगती है तो वो पानी की खोज कर उसे पीती है। इसी तरह आपको भी दुनिया के सामने खुद को प्रूव करने के लिए काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फेलियर, दुख, डिप्रेशन की जिंदगी जीते हुए एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि सक्सेस आपका वेट नहीं करेगी। आपको सही टाइम पर उसके पास खुद से पहुंचना होगा, और पहुंचने के लिए आपको काम करना होगा। हम अपने इस चैप्टर में स्क्रॉल नंबर 10 की बातों को भी जानेंगे। इस आखिरी स्क्रॉल में बताया गया है कि आपको प्रेयर करना चाहिए। इंसान का नेचर है, जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो अपने ईश्वर को याद करता है, उससे अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखकर चलें कि आपकी प्रेयर सुनी जाती है, आपकी सभी रिक्वेस्ट सुनी जाती हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए प्रेयर नहीं करना है। खाने के लिए, पीने, सोने या होटल के कमरे के लिए या फिर सक्सेस पाने और एंजॉय करने के लिए भी आपको प्रेयर नहीं करना है। बस आपको गाइड करने के लिए अपने क्रिएटर से प्रेयर करना है। आप उससे कहें कि हे ईश्वर, मुझे गाइड करें। आप इस स्क्रोल में लिखी गई प्रेयर को इस तरह से कर सकते हैं। सभी चीजों के साथ साथ मुझे क्रिएट करने वाले क्रिएटर मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं आज इस दुनिया में अकेला हूं, मैं भटका हुआ हूं। आप मुझे गाइड करें। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तक जाना है, उसके रास्ते को इंडिकेट करें। मुझे किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है। बस मुझे गाइड करें कि मुझे मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिले। रुकावट और फेलियर्स के बाद भी मुझे पोलाइट बने रहने के लिए हेल्प करें। मुझे वो काम दें जिसको करते वक्त दूसरे लोग फेल हो गए हों, बट उनके फेलियर से सक्सेस के सीक्रेट को जानने में मेरी हेल्प करें। डर से मुकाबला करने के लिए मुझे करेज दें, जिससे मैं अपने संदेहों पर हंस सकूं। अपने गोल को अचीव करने के लिए मुझे सफिशिएंट टाइम दें, लेकिन आज के दिन को जीने के लिए मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है। मुझे वे वर्ड्स दें जिससे मैं खुद की हेल्प कर सकूं, और कंप्लेंट से दूर रखें। आपने मेरे लिए जो प्लानिंग कर रखी है वो बनने में मेरी हेल्प करें। इस दुनिया के गार्डन में एक पौधा बनने के लिए आपने ही मेरे बीज को चुना है और उसे बोया है। ये सेल्समैन पोलाइटली आपसे हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरे ईश्वर, मुझे गाइड करें। तो इस प्रेयर के साथ स्क्रोल्स की सारी बातें पूरी हो गईं। अब आप इस दुनिया के मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। अभी भी हमें हाफिज के पास चलना होगा और जानना होगा कि क्या उन्हें उनका अगला यानी तीसरा सेल्समैन मिला। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आखिरी चैप्टर की ओर। निष्कर्ष, अगले सेल्समैन आप हैं। अगर चाहें तो इन बातों को फैलाएं। हाफिज स्क्रोल्स के बॉक्स को अगले सेल्समैन को देने के लिए वेट कर रहा है, बट बहुत वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई नहीं आया। अब तो हाफिज पहले से भी काफी बूढ़ा हो चुका है। इरास्मस अभी भी पूरी ईमानदारी से हाफिज के साथ लगा हुआ है। एक दिन इरास्मस मेन गेट पर खड़ा था कि तभी उसे पूरब के रेगिस्तान की तरफ से एक अजनबी आता दिखाई देता है। धीरे धीरे वो गेट पर पहुंच जाता है। उसकी हालत भिखारियों जैसी है। आते ही वो इरास्मस से कहता है कि वो उनके मालिक से मिलना चाहता है।
उसकी हालत को देखकर इरास्मस डर जाता है। उसके पैरों में फटी चप्पलें हैं। ऊंट के बालों का बना हुआ एक फटा चोंगा उसके शरीर पर है। उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कई दिनों से नहाया भी नहीं है। इरास्मस पहले तो उसे मना कर देता है, बट जब वो बताता है कि उसके मालिक से भीख नहीं मांगेगा, ना ही किसी चीज की मांग करेगा, बस उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है, इरास्मस उसे अपने मालिक के पास ले जाता है। हाफिद इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो ना तो ज्यादा दूर तक देख पाता है, ना ही ज्यादा दूर का सुन पाता है। अजनबी हाफिद के करीब जाकर उससे क्वेश्चन करता है कि क्या आप ही इस दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन हैं? हाफिज उससे कहता है कि वो बहुत सालों पहले हुआ करता था, अब वो काफी बूढ़ा हो गया है। तब वो अजनबी आगे कहता है कि उसका नाम शाउल है। लोग कुछ लोग उसे पॉल भी कहते हैं। वो जेरूसलम से अपने बर्थ प्लेस तारसस जा रहा है। वो बेंजामिन के यहूदी कबीले का फारसी है। वो टेंट बनाने का काम करता है। ग्रेट गैमेलियल उसके गुरु थे। वो आगे बताता है कि 4 साल पहले जेरूसलम में स्टीफन नाम के एक संत को पत्थरों से मारने की सजा सुनाई गई थी, जिसके लिए वो विटनेस बना था। स्टीफन की गलती ब्लास्फेमी थी, यानी उस पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप था। हाफिज उससे पूछता है कि आप ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हैं? तब वो बताता है कि आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप सब जान जाएंगे, क्योंकि स्टीफन जीसस नाम के एक इंसान का फॉलोअर था, जिसे 1 साल पहले सिडिशन के चार्ज लगाकर रोमन्स ने सूली पर चढ़ा दिया था। स्टीफन जीसस को अपना मसीहा मानता था, जिसकी वजह से उसे मार भी दिया गया। फिर वो आगे बताता है कि जीसस के कई फॉलोअर्स को मार दिया गया। जब वो दमास्कस आ रहा था तो वो भी एक कट्टर धार्मिक था। रास्ते में अचानक एक बिजली गिरी। हालांकि बिजली उस पर नहीं गिरी, लेकिन उसकी कड़कड़ाहट के बाद से उसे कुछ याद नहीं। जब वो होश में आता है, उसे जीसस की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि शाउल, तुम उठो और शहर जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो बताता है कि वो पहले से चेंज हो जाता है। वो भी जीसस में बिलीव करने लगता है। वो जीसस की बातों को लोगों को बताने लगता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। एक दिन अचानक फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें मैसेज मिले 4 साल हो गए, लेकिन आज तक तुमने गॉड के मैसेज को लोगों तक नहीं पहुंचाया। तुम्हें उन्हें एक सेल्समैन की ही तरह लोगों को पहुंचाना होगा, नहीं तो लोग उन मैसेजेस को सुनेंगे नहीं। तुम दमास्कस जाओ और दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन को खोजो। इतना सुनने के बाद हाफिज उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगता है। वो उसे जीसस के बारे में आगे बताने के लिए कहता है। वो बताता है कि जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उसे दफना दिया गया था। वो फिर से जिंदा हो गए थे। इतना कहने के बाद पॉल अपनी बोरी में से एक फटा हुआ चोंगा निकालकर हाफिज को देता है। हाफिज उस चोंगे को हाथ में लेते ही उसे पहचान लेता है। ये तो पैथ्रोस का चोंगा है। ये वही चोंगा था जिसे उसने पहली बार सेल करने की कोशिश की थी, बट वो सेल नहीं हुआ था। उस चोंगे पर खून के बहुत सारे दाग थे। हाफिज डरते डरते उसे पलटाता है। अभी भी उसमें वो सितारा लटका हुआ है और पैथ्रोस का नाम लिखा हुआ है। हाफिज उस चोंगे को अपने गालों से लगाकर कुछ फील करने की कोशिश करता है। फिर वो अचानक शाउल से जीसस के जन्म के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था, तब भी उनके पास कुछ नहीं था। जब आए थे, तब भी कुछ नहीं था। वे एक केव में पैदा हुए थे, बेथलहम में। हाफिज मुस्कुराता है। वो अपने वफादार साथी इरास्मस की ओर देखता है और खुशी से उसके आंसू बहने लगते हैं। फिर वो शाउल से पूछता है कि जब जीसस पैदा हुए थे, तो क्या उस समय कोई चमकता हुआ सितारा भी आया था? शाउल उसके इस क्वेश्चन को सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि इस इंसान को उस बात के बारे में कैसे पता है। हाफिज खुश हो जाता है और इरास्मस को स्क्रोल्स का बॉक्स लाने के लिए कहता है। फाइनली आज उसे अगला सेल्समैन मिल ही गया। तो कहानी यहीं खत्म होती है। मेरे दोस्त, आपने हाफिज की कहानी भी सुन ली और 10 स्क्रोल्स के बारे में भी सुन लिया। तो फिर देर किस बात की?
आप भी एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने की जर्नी को स्टार्ट कर दें। इस धरती पर आने वाला हर इंसान एक सेल्समैन है। हर किसी को किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ बेचना है, लेकिन ग्रेटेस्ट सेल्समैन वही बनेगा जो सेल्स के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ जाएगा। तो इसी के साथ इस बुक समरी को यहीं एंड करते हैं। अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और बुक समरी के साथ। स्टे हेल्थी, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।